सबसे पहले मैं श्री आनंद कुमार स्वामी फाउंडेशन का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके बीच में इतने बड़े विद्वत समाज के बीच में 18वें पंडित भुवनेश चंद्र स्मृति व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। पंडित भुवनेश चंद्र मिश्र जी से साक्षात परिचय तो मेरा नहीं हो पाया, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जितना मैंने जाना है मैं समझ पाया हूँ कि वो भारतीय मनीषा के एक उत्कृष्ट विद्वान थे। उनके स्मरण पूर्वक मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है, मुख्य विषय है, उस पर आने से पहले मैं वो जिस तरह निरूपित हुआ है उसके बारे में एक दो बात कहना चाहूँगा। विषय है भारतीय दृष्टि से विश्व की मीमांसा। इसमें विश्व शब्द में कुछ अत्युक्ति हुई है, विश्व विशद है। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं पूरे विश्व की मीमांसा कर सकूं, तो उसका अर्थ लाघव मैंने किया। और आज मैं आपके सामने मुख्यतः तीन, आज की भाषा में कहें तो तीन महाशक्तियों के बारे में बात करूंगा। भारत स्वाभाविक है कि उसका एक अंग होगी। भारतीय सभ्यता, यूरोपीय सिविलाइजेशन और चीन का मध्यवर्ती राज्य, ये तीन मेरे विश्व के लघु रूप हैं। एक तो तीनों में भिन्नता है, काफ़ी भिन्नता है। इतनी भिन्नता है कि आपको तीन अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं। एक स्पष्टीकरण मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि हर सभ्यता के बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, और कई बार वो सभ्यता एक समय में ही विपरीत प्रवृत्तियों का धारण किए हुए दिखाई देती है। तो उन सबको समेटना, उन सब के बारे में सोचना, कहना ये संभव नहीं है। तो इन तीनों के बारे में उनकी मूल अवधारणाएं क्या हैं और उनकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, इसी को मैं ध्यान में रखूंगा और इसी के बारे में कुछ कहूँगा। वो इन तीनों को मैंने क्यों चुना। भारतीय सभ्यता के बारे में बात करना स्वाभाविक ही है। मुझे संकोच हो रहा है, जो कि आप सब लोग शायद मुझसे ज़्यादा ही भारतीय सभ्यता के बारे में जानते होंगे, और फिर भी ये साहस से ही, लेकिन भारतीय सभ्यता का लक्ष्य आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति और समृद्धि रहा है, और वो उसने अपने आंतरिक ज्ञान, ऊर्जा और साधनों से प्राप्त की है। और इसका मेरे ख्याल से इसका एप्रिसिएशन, इसकी मान्यता दुनिया भर में रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। बनारस में 20वीं सदी के शुरू में 1900 के आसपास, कभी मुझे सन याद नहीं है, काशी नरेश ने संस्कृत पाठशाला, काशीराज संस्कृत पाठशाला नाम से एक पाठशाला शुरू की थी। अंग्रेज़ों के कहने पर ही शुरू की थी। बाद में अंग्रेज़ों ने उसको अपने हाथ में ले लिया, उसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। 1948 में उसके प्रिंसिपल थे वैलेंटाइन। वैलेंटाइन को ब्रिटेन से एक चिट्ठी मिली, ब्रिटेन का जो भारत विभाग रहा होगा उससे एक चिट्ठी मिली, और उसमें कहा गया कि तुम एक सेमिनार आयोजित करो 3-4 दिन की, जिसमें जो हमारे प्रशासक पंडित हैं जो संस्कृत जानते हैं, वो रेनेसां और एनलाइटनमेंट में जो भी हमने सोचा है उसके बारे में पंडितों के सामने संस्कृत में अपने प्रस्तुतिकरण दें। और फिर आप उन पंडितों से पूछो कि वो, चूँकि वो ज्ञान में बहुत बड़े माने जाते हैं, काशी के पंडितों का दुनिया भर में मान है, तो उनसे पूछो कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। वो कोई 4 दिन की गोष्ठी थी। वैलेंटाइन बड़े पंडितों के पास गए। पंडितों ने कहा कि हम तो शास्त्र सभाओं में जाते हैं, उसी तरह कहीं नहीं जाते, तो हम इसमें नहीं आएंगे। तो वो निराश हुए,
छोटे पंडितों के पास गए, कुछ प्रलोभन वगैरह भी शायद उन्होंने दिए, और छोटे पंडित आने के लिए तैयार भी हुए। छोटे पंडित कहना जरा थोड़ा विचित्र बात है। कनिष्ठ पंडित जो उस समय समझे जाते थे, जो शीर्षक पंडित थे उसके बाद के, तो वो आए। और उन 4 दिनों में बहुत सारे पंडितों ने संस्कृत में प्रस्तुत किया, बेकर ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा, और उसके बाद पंडितों से पूछा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो पंडितों ने कहा कि इसमें सिद्धांत तो कहीं है ही नहीं, ये तो स्फुट विचार हैं, इस पर हम क्या कहें। और ये कह के उठ के चले गए। तो वैलेंटाइन ने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसका कोई फल नहीं निकला। तो वो कॉलेज असल में गवर्नमेंट कॉलेज, जो यूरोप के बड़े ग्रंथ थे, उस ज़माने के जो ऊंचे ग्रंथ माने जाते थे, उनका संस्कृत में अनुवाद करवाने का प्रयत्न कर रहा था, और संस्कृत के जो ऊंचे ग्रंथ थे उनका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयत्न कर रहा था। तो उन्होंने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आपको जो काम करते हैं वो करते रहिए, और आप ये ध्यान रखिए कि ये जो बात कही पंडितों ने, मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ता है कि आचार्य बलदेव उपाध्याय ने ये लिखा कि शायद पंडितों को ज्ञान नहीं था कि यूरोप में किस तरह के ज्ञान का उत्कर्ष हो रहा है। ऐसा ये सही नहीं है ये बात। वो उस कॉलेज से ही करीब करीब 3 या 4 बहुत प्रसिद्ध यूरोपीय ग्रंथों का, जिसमें से एक मैथमेटिक्स पर था, संस्कृत में अनुवाद हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि पंडित अविज्ञ थे, तो लेकिन उनको अपने शास्त्र का इतना गर्व था, गौरव था कि उन्होंने ये कहा। तो ये मान्यता भी थी। वो मैंने सुना कि जर्मनी में उस ज़माने में कोई, वाराणसी में कोई पंडित थे द्रविड़ शास्त्री, उनकी मूर्ति 10 वहाँ के मुद्रा में बिका करती थी। तो इस तरह का सम्मान था। तो ये भारत का ज्ञान, शौर्य, उत्पादन, विपणन, कला कौशल, इसमें दुनिया के शिखर पर भारत लंबे समय तक रहा है। और मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये मान्यता थी कि अभी भी वो और उनसे कम नहीं है। बहुत बात होती है इस बात की कि भारत तो बहुत लंबे समय तक पराधीनता में रहा। विषय विस्तार हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत भ्रामक धारणा है। एक तो दुनिया में करीब करीब सभी जातियाँ हमसे ज़्यादा लंबे समय तक अधीनता में रहीं। दूसरे, ये जो हमारा अधीनता का काल है वो बहुत छोटा है। खिलजी और तुगलक वंश के 4 राजाओं का काल कुछ 70 बरस के आसपास है। अकबर से औरंगजेब का काल 150 बरस के आसपास है। और अंग्रेज़ों का 1911 से, अगर आप 1811 से 1947 तक लगा दीजिए तो 136 बरस का है। तो कुल मिलाकर कोई 350 बरस होते हैं, जिसमें इन सब विदेशी शक्तियों का शासन भारत के करीब करीब 60% भाग पर था। इससे ज़्यादा पर कभी नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि इस भाग पर भी कोई एक समान प्रभाव उनका रहा हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे इलाकों में उनका नाम मात्र का प्रभाव था। तो ये कहना कि भारत 1000 बरस गुलाम रहा है या 600 बरस गुलाम रहा है या 500 बरस गुलाम रहा, ये बहुत भ्रामक धारणा है। और मुझे ये, जब मैं हिंद स्वराज पढ़ रहा था तो मुझे ये पढ़कर बहुत आनंद और आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने ये लिखा है हिंद स्वराज में कि भारत के लोग कभी गुलाम नहीं रहे। भारत के किसान और सामान्य लोग अपने घरों में, खलिहानों में निर्भीक होकर सोते हैं और वो अपने विचारों और मान्यताओं से सदा बंधे रहे हैं और आज भी बंधे हैं और वो उनके पालन में स्वतंत्र हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे जो एकेडमिक्स हैं, उन्होंने जो धारणा बनाई है भारत के बारे में, उसको ज़रा दोबारा से देखने की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सभ्यता के, मैं उसकी सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा। सभ्यता अलग चीज़ है और सिविलाइजेशन अलग चीज़ है, लेकिन सभ्यता के मानदंडों में भारत शायद दुनिया के श्रेष्ठ समाजों में आज भी गिना जाएगा। तो
भारत का स्थान होना स्वाभाविक था और आज भी उसका उद्देश्य इतना ही है कि वो फिर से आध्यात्मिक और भौतिक रूप से दुनिया की सबसे उन्नत और सबसे समृद्ध सभ्यता बन जाए। दूसरा, ये यूरोपीय सिविलाइजेशन। यूरोपीय सिविलाइजेशन को मैंने क्यों चुना? आज यूरोपीय सिविलाइजेशन अजेय है, दुनिया पर भर में उसका प्रभाव है। हम सब बौद्धिक रूप से कम उससे अतिक्रांत हैं। और मैं जब यूरोप पर बात करूंगा तो मैं ये बताऊंगा, ये कहूंगा, मतलब ये स्पष्ट करूंगा कि मैं क्यों ये मानता हूँ कि ये जो अजेयता का लक्ष्य है यूरोप के सामने, ये उसका एक सिविलाइजेशनल कंपल्शन है, अपरिहार्यता है उसके लिए। उसको हमेशा से उसके मन में ये धारणा रही है कि अगर वो अजेय नहीं होंगे तो बिखर जाएंगे, दास हो जाएंगे। तो ये बहुत पुरानी मान्यता है। ये जब यूनानी राजा राज करते थे, ये हम उसके रिपब्लिक पीरियड को बहुत जानते और गाते हैं, लेकिन वो छोटा सा पीरियड है। वो ग्रीक इतिहास बड़ा है, उसमें अधिक समय राजाओं का रहा है। तो वो राजाओं का समय भी उन्हीं मूल अवधारणाओं का समय था। तो उनके समय से ही ये अजेयता की अवधारणा चली आई है। तो मैं जब यूरोप पर बात करूंगा तो इसके बारे में और विस्तार से कहूँगा। लेकिन आज वो अजेय हैं और अजेय बने रहने के लिए सब तरह के प्रयत्न करते हैं। उनकी दो महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका और रूस। और अकेले अमेरिका के पास आप जानते ही हैं कि कोई दुनिया भर में 800 मिलिट्री पोस्ट हैं उनकी नौसेना के पास कोई 11 विमान वाहक पोत हैं। और उनके फिनेंशियल पावर का एक तरह से प्रभाव दुनिया भर पर है। और उनके पास नाभिकीय हथियारों का इतना बड़ा भंडार है कि उनको चैलेंज करना आसान नहीं है। तो ये जो अजेयता है यूरोप की, उसके कारण उसको समझना चाहिए। इसे भी समझना चाहिए कि अजेयता कभी अनंत काल तक नहीं रहती। ये हमारा काल बोध है क्या, अजेयता अनंत काल तक नहीं रहती और उनकी भी नहीं रहेगी। तो ये दुनिया कैसे बदल रही है, कैसे बदलेगी, ये समझने के लिए हमको यूरोपीय जाति की मुख्य प्रवृत्ति क्या है और उसकी मूल मान्यताएं क्या है, इसको गंभीरता से समझना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी हमें वो समझ पूरी तरह से आ नहीं पाई है। तीसरी सभ्यता चीन है। जैसे यूरोप की ये सिविलाइजेशनल कंपल्शन है कि वो अजेय हो, वैसे ही चीन का ये एक तरह से चीनी समाज का ये कंपल्शन है कि वो अपने सम्राट को, अपने एम्परर को दुनिया की अनन्य और अग्रणी शक्ति के रूप में देखे। ये बहुत पुराने सभ्यता क्या है, उनकी ये धारणा है कि जो उनके मूल शासक थे, क्या उनको हुआंदी, तो वो देवलोक से आए थे और वो आधे शरीर में देवांश था और आधे शरीर में भौतिक तत्व थे। और तब से उनकी ये मान्यता है कि जो उनका एम्परर है उसको देव सत्ता का अनुमोदन है और ये अनुमोदन जब तक रहेगा तब तक वो दुनिया की अनन्य और अग्रणी शक्ति रहेंगे। और जब उनको दिखता है कि कुछ उपद्रव हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उनको लगता है कि वो देव सत्ता अपने अनुमोदन को वापस ले रही है और तभी वहाँ विद्रोह होता है, शासन बदलता है। आपको मैं सिर्फ याद दिला दूं कि जब ये अफीम युद्ध हुआ और यूरोपीय शक्तियों के सामने चीन पराजित हो गया, तो चीन में ये धारणा बन गई, मतलब जो मांचू शासक थे वो विदेशी थे, लेकिन वो विदेशी शासक उनको मानते नहीं थे, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि जो भी शासक होगा, जो भी एम्परर होगा, वो देव सत्ता के अनुमोदन से होगा, इसलिए वो उनका एम्परर है। चीन की आइडेंटिटी अपने एम्परर से है, एम्परर की आइडेंटिटी चीन से नहीं है। तो ये उनकी धारणा है, मूल धारणा है, और शायद आज भी ये धारणा है। अगर आप ये मार्क्सिज्म के, कम्युनिज्म के मुलम्मे को उतार कर आम चीनी को देखें, शायद शी की भी ये मान्यता होगी। तो ये महत्वपूर्ण मान्यता है और वो अनन्य शक्ति बनने की कोशिश 1949 से ही कर रहे हैं।
मतलब आप देखिए कि उन्होंने सोवियत संघ से मदद लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन कोई अगले 10 वर्ष में उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी कि वो सोवियत संघ से अग्रणी शक्ति बन जाए विश्व में। 1970 में वो अमेरिका के साथ आए और बहुत जल्दी उन्होंने ये बता दिया कि वो अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं। तो वो हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया में ये जो अन्य शक्तियाँ हैं उनकी आकांक्षाएँ क्या हैं और उनका उस आकांक्षा को पूरा करने की उनके पास वैचारिक सामग्री क्या है और अन्य तरह की सामग्रियाँ क्या है। ये हमको एक भारतीय सभ्यता के जागरूक सदस्य के रूप में ये समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम अपने उत्कर्ष को उतना ही लंबे समय तक टालते चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने इन तीनों का चुनाव किया। अब मैं जो मुख्य विषय है उस पर आता हूँ। इस मुख्य विषय के प्रतिपादन के लिए मुझे 2 कथन बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं और मैं उन दोनों के बारे में ही आज बात करूँगा। एक कथन शास्त्रीय है और दूसरा उसको ऐतिहासिक कह सकते हैं, राजनीतिक कह सकते हैं। पहला कथन मैंने तो अपने बचपन से सुना है, आप सबने मुझसे ज़्यादा ही सुना होगा कि भारत कर्म भूमि है और विश्व की अन्य सभी भूमियाँ भोग भूमियाँ हैं। तो बचपन में कभी मैंने सुना था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया कि बहुत ही सारगर्भित धारणा है और ये भारत को और दुनिया को समझने और व्याख्यात करने में बहुत उपयोगी है। दूसरी धारणा मैंने महात्मा गांधी से ली, शायद उनकी भी वो धारणा नहीं है, मैं नहीं जानता कि वो उनकी है कि नहीं है। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो किसी ने उनसे पूछा कि आप तो यूरोपीय सिविलाइजेशन के बड़े खिलाफ हैं, बड़े उसके विरुद्ध हैं, ये असल में उर्दू शब्दों की व्यंजनाएं अलग होती हैं तो वो निकल जाता है मुझसे, मैं उनसे बचना ही चाहता हूँ। तो उनसे कहा महात्मा गांधी से कि आपको क्या अंतर दिखाई देता है भारतीय सभ्यता में और यूरोपियन सिविलाइजेशन में, आप कैसे उस भिन्नता को व्यक्त करेंगे। तो उन्होंने उस ज़माने में फिजिक्स की 2 टर्म्स बहुत प्रचलित थी, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता सेंट्रीपिटल है, वो केंद्र की तरफ झुकी रहती है और अपने सत्व और स्वत्व की रक्षा करती है। और ये जो यूरोपीय सभ्यता है ये सेंट्रीफ्यूगल है, वो केंद्र से बाहर निकलती है, बहुत वेग के साथ निकलती है और जो भी सामने दिखाई देता है उसको नष्ट करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देती है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन उसकी संगति है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल है इसकी संगति है, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल है वो कालक्रम में स्थिर हो जाता है, थोड़ा थक जाता है, थोड़ा मूर्छित हो जाता है, थोड़ा जड़ हो जाता है। तो उसको झिझोड़ कर जगाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्सेस में या सेंट्रीपिटल सभ्यताओं में एक सातत्य है, वो लंबे समय तक रहती हैं, वो मतलब क्षीण अवस्था में भी रहती हैं। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल है ये एक वेग के साथ उठती हैं और फिर उनकी आंतरिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वो एक वेग शांत हो जाता है और फिर वो बिखर जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो यूरोपीय सभ्यता है, यूरोपीय सिविलाइजेशन है, उसके बारे में मेरी मान्यता ये है कि ये सेंट्रीफ्यूगल है और ये बिखर जाएगा, ये मतलब कोई अनंत काल तक नहीं रहने वाला, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे ये लगता है कि जो ये शास्त्रीय धारणा है हमारी कि भारत कर्म भूमि है और ना विश्व की अन्य भूमियाँ भोग भूमियाँ हैं, और इस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में दोनों में बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध है को आप दूसरे के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो मैं पता नहीं कितना कह पाऊँगा क्योंकि समय की भी सीमा है और मैं नहीं जानता कि मुझे कितना याद रहेगा। मुझे बहुत सारी बातें छोड़नी भी पड़ेंगी। तो ये इस विषय को यहाँ से उठाएं कि ये भारत कर्म भूमि है, इसका क्या मतलब है। तो कर्म क्या है, तो शास्त्रों में कहा, मतलब हमारे आचार्यों ने कहा कि भारत कर्म भूमि इसलिए है कि यहाँ के लोग सदसद का विवेक करते हुए
और उचित अनुचित का विवेक करते हुए कर्म करते हैं। कर्म वही है जो सदसत का विचार करते हुए और उचित अनुचित का विवेक करते हुए किया जाए। तो इसका निर्धारण कैसे हो कि ये सदसत का विवेक करते हुए और उचित अनुचित का निर्धारण विचार करते हुए किया गया है? तो उन्होंने कहा, आचार्यों ने कहा कि शास्त्र उसका निर्देश देता है, शास्त्र में उसका निर्देश है, समाज में उसका निरूपण है और अंतःकरण में उसका साक्ष्य है। आपको कोई काम कर्तव्य है कि नहीं है, कर्म है कि नहीं है, कर्तव्य है कि नहीं है, धर्म है कि नहीं है, ये तीनों एक समानार्थी शब्द हैं। तो इसका निर्णय आप अपने अंतःकरण में कर सकते हैं। लेकिन फिर वो यहाँ रुके नहीं, उन्होंने कहा कि हमेशा आप अंतःकरण में तो नहीं देखते रहेंगे कि जो नियम आपने बनाया है या जो कर्म आप कर रहे हैं वो कर्म होने योग्य है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा इसका एक बाह्य साक्ष्य भी है, अंतःकरण के अलावा भी एक साक्ष्य है, और वो साक्ष्य है 5 यम। तो आप जानते ही हैं कि ये पतंजलि ने ही नहीं, उससे पहले से ही ये हमारे जो आर्ष साहित्य है उसमें बहुत पहले से है कि सब नियम यम से निकलते हैं। माने हर नियम की परीक्षा ये है कि वो यम की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। तो सब एक बार ये जब भी किसी नियम के बारे में ये शंका हो कि वो उचित है कि नहीं है, वो यम के परिप्रेक्ष्य में झांक लेना चाहिए। वो बहुत विशद विषय है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये इंगित कर रहा हूँ, मतलब मेरे इस बातचीत के लिए भी ये इसका उल्लेख करना आवश्यक था। ये अंतःकरण का महत्व तो क्या है? तो अंतःकरण अंतरात्मा ही है। और ये कहा गया कि भारत की विलक्षणता ये है कि वो अद्वैत के बोध से संपन्न है, शास्त्र पर आश्रित है और समाज केंद्रित है। ये 3 बातें हैं जो उसको बाकी सब सभ्यताओं से अलग करते हैं। अब ये क्या है? ये जो अद्वैत है इसको मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए सृष्टि की हमारी समझ क्या है उसको समझना बहुत आवश्यक है। हम सृष्टि को कैसे देखते हैं, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सृष्टि की एक समझ हमारी है, एक समझ यूरोप की है और एक समझ चीन की है, और वो हमारी समझ उन सब दोनों से भिन्न कैसे है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो शास्त्र में ये कहा गया, मतलब हमारे आचार्यों ने ये कहा, शास्त्र मैं जब शास्त्र का उल्लेख करूँगा कि वो क्या है तो जो ध्वनित होता है मैं उससे भिन्न अर्थ में उसका उपयोग कर रहा हूँ। तो मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो सृष्टि क्या है? तो सृष्टि के बारे में कहा कि ये जो परम सत्ता है परमात्मा, आप देखिए उसका तुलसीदास जी के रुद्राष्टकम में कितना सुंदर वर्णन है, मतलब उससे ज़्यादा शास्त्रीय व्याख्या हो नहीं सकती परमात्मा की। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, आप सब मुझसे ज़्यादा विज्ञ हैं, जानते होंगे, लेकिन ये परमात्मा है। और परमात्मा की ये परिभाषा हमारे अतिरिक्त कहीं नहीं है। तो ये हुआ कि जो परम सत्ता है उसकी क्रिया शक्ति देवता हैं। परम सत्ता की सृष्टिकारक, परम सत्ता का सृष्टिकारक तत्व आत्मा है। परम सत्ता का सृष्टिधारक तत्व धर्म और रीत है, और परमात्मा से उद्भूत पंच महाभूत इस सृष्टि के भौतिक स्वरूप के निर्धारक हैं। ये बात कही सृष्टि के बारे में, और ये बात आचार्य शंकर से लगाकर कबीरदास तक सबको मालूम। मतलब सब में आप इतने सुंदर तरीके से आप इसको पाएंगे पूरे साहित्य में। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। जब मैंने देखा कि गांधी जी भगवत गीता की बहुत बात करते हैं, तो पहली बात मेरे मन में आई
कि शायद ये बाइबल और कुरान के जवाब में ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये मैं गलत सोच रहा था, ऐसा नहीं है। इस भगवद गीता में विश्व रूप दर्शन है, वो बाकी मजहबों से उसको अलग करता है। ये जो विश्व रूप दर्शन है वही अद्वैत है, माने जो परमात्मा है वही जगत है, परमात्मा में ही जगत है, परमात्मा निर्विकल्प है, कुछ कहीं कोई ऐसा नहीं है जो परमात्मा से, परम सत्ता से का विकल्प हो सके, उससे अलग हो। तो ये जो धारणा है कि हम सब जो कुछ भी है सृष्टि में वो सब उससे उद्भूत है और उसी में उसको लय होना है, तो ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। एक जर्मन प्रोफेसर हैं जो अमेरिका में थे और उनकी डेथ हो गई, उनकी किताब है इंडियन यूरोप, वो मोतीलाल से प्रकाशित है। और उसमें यूरोप और भारत का जो वैचारिक संवाद है ग्रीक ज़माने से लगाकर आज तक, उसका एक लंबा ब्यौरा दिया है उन्होंने। दो बातें उसकी बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगी। एक वो जो प्रसिद्ध किस्सा है कि इसके अलेक्जेंडर के साथ कुछ साधु लोग वहाँ गए थे, तो उसके बारे में एक किंवदंती है वहाँ यूरोप में जो अब तक चली आई है कि कोई साधु सुकरात के पास गया और उसने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो सुकरात ने कहा कि मैं मनुष्य की नियति जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो वो बहुत हंसा। तो सुकरात ने कहा कि तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि जब तक तुम ये ना जानो कि जीव और परमात्मा का संबंध क्या है, तब तक तुम मनुष्य की नियति कैसे जान सकते हो। तो ये किस्सा वहीं छूट गया, मतलब वो क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो ये किस्सा वहाँ से चला आया है। लेकिन ये कितनी पोटेंट, कितनी बड़ी बात है जो उस ज़माने में, मतलब भारत और यूनान के या भारत और पश्चिमी सभ्यता के अंतर को बताने के लिए अकेला प्रसंग काफ़ी है। दूसरी बात जो उसमें हालबाज की किताब में है वो ये है कि हम भारत की विद्या को, भारत के विचारों को समझने की बहुत कोशिश करते हैं। हमारे हज़ारों लोग लगे रहे हैं और आज से नहीं लगे रहे। उसने कहा कि उसने नहीं कहा, शायद ये मैं कह रहा हूँ कि वोल्टेयर ने ये कहा। वोल्टेयर तो वहाँ के मूर्धन्य विचारकों में रहा है। वोल्टेयर ने कहा कि अगर धर्म को समझना हो तो भारत जाओ और अगर नीति को समझना हो तो चीन जाओ। तो उसने कहा कि इस सारे प्रयत्न के बावजूद हमें ये समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, हम उसको कंसीव ही नहीं करते, हम उसकी अवधारणा को समझ ही नहीं सकते। और ये साधारण बात नहीं है। मैं जब यूरोप की बात करूँगा तो ये बताने की का प्रयत्न करूँगा कि ऐसा क्यों है, क्यों यूरोप को आत्मा समझ में नहीं आती। तो ये सृष्टि, मतलब गांधी जी से किसी ने पूछा, गांधी जी को बार बार लोग ये परेशान करते थे, पादरी लोग आकर। तो गांधी जी से किसी पादरी ने आकर पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो गांधी जी ने कहा कि जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ वैसे मैं हर क्षण भगवान को देखता हूँ। तो विस्मय हुआ उसको। गांधी जी ने अपनी भजनावली में कबीरदास जी का एक पद लिखा है, आप कभी उस पद को पढ़िएगा, मैं रोमांचित करने वाला पद है। आँख न मूदूं कान न रूदूं तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हंसे सुंदर रूप निहारो। माने सृष्टि में वो ईश्वर को कैसे देख रहे हैं, कितने तादात्म्य है उनका, ये मतलब इसके अद्भुत हो। मैं कबीरदास जी को जिक्र इसलिए किया कि कबीरदास जी की तो कोई स्कूलिंग नहीं हुई, उनका शास्त्र में कोई मतलब जिसे आजकल ट्रेनिंग कहते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको ये सब ज्ञान है। तो आचार्य शंकर से लगाकर कबीर को इन सब बातों का ज्ञान है कि ये भारतीय विचार मेधा क्या है, या सृष्टि की उसकी समझ क्या है। ऐसे गांधी जी से किसी ने पूछा कि तुम अवतार को मानते हो। तो गांधी जी ने कहा कि जीव मात्र परमात्मा का अवतार है, हम सब तो हैं, वो अलग अलग मतलब अंशों में अवतार है, कोई अधिक अंश में अवतार है, कोई कम अंश में अवतार है, लेकिन जीव मात्र उसका अवतार है, परमात्मा का अवतार है। तो ये सब धारणाएं जो मैंने अपने इस आज की बातचीत का हिस्सा बताया है, वो मैं आपको उसका स्मरण करवा रहा हूँ। आप तो मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे ये सब चीज़ें। तो ये सृष्टि की हमारी समझ है।
वो कैसे भिन्न है, ये मैं यूरोप पर बात करूंगा या चीन पर बात करूंगा तो तब मैं कहूँगा। दूसरा, ये शास्त्र क्या है। तो गांधी जी, आप जानते हैं कि उसमें फंसे हुए हैं अस्पृश्यता वाले आंदोलन में, और उन्होंने ये कह दिया गांधी जी ने कि जितना सनातन धर्म को मैं जानता हूँ, मेरा दृढ़ निश्चय है कि जो अस्पृश्यता है ये शास्त्र विरुद्ध है। ये गांधी जी ने कह दिया, और बहुत सारे शास्त्रज्ञ उनके पीछे पड़ गए कि वो फला जगह लिखा है, फला जगह लिखा है, आप कैसे कहते हो कि ये शास्त्र विरुद्ध है। वो तो है। तो खैर, आप जानते हैं वो पूरा इतिहास आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने मालवीय जी को ये जिम्मेदारी सौंपी और मालवीय जी ने कैसे उसका निर्वाह किया, लेकिन वो बिल्कुल अलग बात है। और शास्त्र की जो व्याख्या की गांधी जी ने, अद्भुत व्याख्या, मतलब इन दोनों की व्याख्या ने मेरे जिसे कहते हैं आँख खोल दी। एक तो श्री आनंद कुमार स्वामी जी की व्याख्या ने, जो उन्होंने कहा कि कला करने में है, उसके फल में नहीं है। गांधी जी ने कहा कि आप क्या समझते हो कि ये जो शास्त्र है हमारा, ये कुछ पुस्तकों में सीमित है। शास्त्र शश धातु से बना है, और शास्त्र का अर्थ है उचित अनुचित का निर्णय करना। तो निर्णय तो सदा होता ही रहता है, वो हमारी परंपरा में है, वो हमारी जीवित परंपरा है। तो शास्त्र एक जीवित परंपरा है, वो कुछ पुस्तक नहीं है। तो जब मैं बहुत पहले पढ़ा था गांधी जी को, तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैं चकित रहा, और उसके बाद मैंने उस पर सोचना शुरू किया कि क्या ये सही है। तो आप देखेंगे ये जो वर्णाश्रम है, वर्ण व्यवस्था है, असल में गांधी जी ने जो 4-5 चीज़ें चुनी हैं, वो वही चीज़ें हैं जो हमको औरों से अलग करती हैं। वर्णाश्रम, यम नियम, स्वराज और भगवद गीता। मेरे पास, मतलब आपके पास समय नहीं होगा, मेरे पास तो अनंत समय है कि मैं इन सब चीज़ों को फिर से दोहराऊं। तो बात पर भूल जाता हूँ कि मैं क्या कह रहा। हाँ, तो ये जो गांधी जी ने जो बात कही, भारत में ये वर्णाश्रम ये है कि वर्णाश्रम को असल में एक चातुर्वर्ण में नहीं सीमित कर देना चाहिए, वो गलत, वो रूढ़ हो गया है। और शास्त्र, जो लिखित शास्त्र है, उसकी सीमाएं हैं। वो बहुत सारी रूढ़ अवधारणाएं होती हैं जिनको समाज छोड़ चुका है, लेकिन वो पड़ी रहती हैं, लिखित परंपरा में पड़ी रहती हैं। लेकिन जो सक्रिय जो परंपरा है, वास्तविक परंपरा है, उसमें वो अलग हो जाती हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ कभी किसी ने अपने आप को शूद्र नहीं माना, इसलिए शूद्र वर्ण जैसी कोई चीज़ नहीं है। और इसी तरह से मैं ये मानता हूँ कि वर्ण एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ऊंची अवधारणा थी, और उसका उद्देश्य ये था कि जो भी समाज की अभिप्साएँ हैं, जो भी समाज की अध्यवसाएँ हैं, वो सब स्वतंत्र हैं, जैसे मनुष्य स्वतंत्र है। आप पाएंगे कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं मनुष्य की स्वतंत्र अवधारणा नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, कहीं भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ स्वतंत्र इसीलिए है कि वो परमात्मा के अंश को धारण किए हुए है, वो स्वतंत्र है अपने तंत्र में, स्व के आत्मा के तंत्र में वो मर्यादित है, तो इसलिए वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र की परिभाषा वो कहते ही नहीं, मतलब अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता कि फ्री का बहुत मामूली मतलब है, फ्रीडम का बहुत मामूली मतलब है। और फ्रीडम का मतलब ये है कि जो अरिस्टोक्रेसी थी उससे आप छूट गए, उससे अलग हो गए, उससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई तात्विक अर्थ पश्चिम में कभी नहीं रहा। तो ये जो शास्त्र की हम बात कर रहे थे, तो ये जो जितने भी अध्यवसाय हैं वो सब शास्त्र पर आश्रित है। पर वो शास्त्र क्या है, वो उसकी आप मूर्ति बना रहे हैं, आप एक भव्य और सुंदर मूर्ति बना रहे हैं, तो जो उसको बनाना है, जो उसकी क्रिया है, वो क्रिया शास्त्र है। वो मतलब क्रिया में विधि निषेध है। शास्त्र का क्या मतलब होता है, शास्त्र का
जो अर्थ है वो विधि निषेध है। ये विधि है, ये निषेध है। हर करने में वो विधि निषेध शामिल है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार नैतिक है, विधि निषेध है। और आपको एक और सुंदर उदाहरण दूं, ये सिद्धांत क्या है। तो जब क्रिया सिद्ध हो गई, जब क्रिया समाप्त होगी, जब कोई कर्म समाप्त होगा, जब कोई निर्माण समाप्त होगा, तभी हम कहेंगे कि ये सिद्ध हुआ। तो जो सिद्धि है वो बनाने में है, तो जो सिद्धांत है वो उसकी स्मृति है। ऐसा नहीं है कि सिद्धांत से वो कर्म हुआ हो। एक बार मैं विजय पांडे जी को सुन रहा था, पता नहीं वो कहाँ बोल रहे थे कहाँ नहीं बोल रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि कर्म का लक्ष्य ज्ञान नहीं है, कर्म का लक्ष्य ज्ञान है, ज्ञान का लक्ष्य कर्म नहीं है, ऐसा कुछ आपने कहा था। और मैंने शायद ये कहा था कि आप बहुत बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। तो है यही कि जो शास्त्र है वो उसके बनाने में है, किसी कार्य के करने में है शास्त्र, उसकी स्मृति लिखित रूप से हमारे ग्रंथों में है, और वो ग्रंथ उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। जब आप जो लिखित उसका आधार है शास्त्र का, उसको प्राथमिकता देने लगेंगे तो आप जड़ता के शिकार हो जाएंगे, और दुनिया में यही हुआ है, और आज विशेष तौर पर ये हो रहा है। तो हम क्यों ये कहते थे कि भारतीय समाज विलक्षण है, क्योंकि वो शास्त्र पर आधारित है। तो उसका कारण यही है कि एक तो चूँकि मनुष्य स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, इसलिए वो सभी दिशाओं में प्रयत्न करने के लिए प्रेरित होता है। वो कला में, मतलब आप मुझे बता दीजिए, जो दुनिया भर में लोग घूमे हों, कि हमारा खान पान, हमारे आभूषण, हमारे भवन, हमारे मंदिर, स्थापत्य, हमारा ज्ञान, हमारा शौर्य, आपको दुनिया में कहीं इतनी उत्कृष्टता दिखाई देती है क्या? इतने क्षेत्रों में हो सकता है किसी एक क्षेत्र में कभी कोई आगे निकल जाए, वो बहुत संभव है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में, नृत्य में, संगीत में, उसका कारण यही है कि ये जो नियमन है, ये जो विधि निषेध है शास्त्र का, वो सभी क्रियाओं पर लागू है। वो उसकी जो प्रेरणा है वो बाहर से नहीं है, वो अंदर से ही है। तो ये भारत की जो विलक्षणता है कि वो शास्त्र पर आश्रित है। ये मैंने कहा। एक छोटा सा उदाहरण मैं और दूंगा कि जैसे संगीत हमारे यहाँ बहुत ऊंची विधा है, जिसमें जो हमारा उत्कर्ष है वो अन्यतम है, लेकिन आप संगीत के बहुत शास्त्र, लिखित शास्त्र नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर दिशा में, हमने कृषि पर बहुत शास्त्र हैं, आयुर्वेद पर बहुत शास्त्र हैं, स्थापत्य पर भी हैं, खनिज पर हैं, बहुत चीज़ों पर हैं, लेकिन बहुत चीज़ों पर नहीं भी हैं, और उनकी उत्कृष्टता उनसे नहीं कम नहीं है जिनमें है। तीसरी बात में जो समाज के बारे में जो कह रहा था कि एक मोटी बात यह है कि भारत समाज केंद्रित है। भारत ने समाज का निर्माण किया, और भारत के बाहर जितने भी जातियां हैं, या जितनी भी हैं, उन्होंने राज्य का निर्माण किया। ये बहुत मोटा अंतर है। जो इतिहास और बाकी सब चीज़ों को जानते समझते हैं, वो इस बात का महत्व समझेंगे कि भारत समाज केंद्रित है। भारत ने समाज का निर्माण किया। समाज का राज्य अंग है, छोटा अंग नहीं है, बहुत बड़ा अंग है, बहुत उसकी महत्ता है, लेकिन वो समाज का अंग है। अधीन कोई किसी की नहीं है, वो राज्य समाज के अधीन नहीं है, समानांतर है, लेकिन वो समाज का अंग है। और इस रूप में उसकी वैधता समाज पर निर्भर है। आप देखिए हर्षचरित वाण के, वो कहता है कि जब हर्ष सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठने से पहले 1,00,000 ब्राह्मणियों ने उनके नाम का अनुमोदन किया। तो ये जो है कि लोक मान्यता बहुत आवश्यक है। तो तीसरी बात मैं कह रहा था समाज के बारे में कि ये समाज केंद्रित है और बाकी दुनिया राज्य केंद्रित है। राज्य के 3 काम हैं, मुख्य काम दुनिया भर में। वो कोई अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा।
वो 3 काम है: विधि निर्माण, दूसरा जो सार्वजनिक साधन है उनका विभाग करना, किसको क्या मिले, मंदिर के लिए क्या रखा जाए, राजा के लिए क्या रखा जाए, उसका कितना भाग राजा के पास जाए, कितना मंदिर के पास जाए, कितना तालाब के लिए जाए, कितना पुरोहित के लिए जाए, मतलब सब की पूरी व्यवस्था है कि किसका कितना भाग है। और ये परंपरा से निश्चित है। इसमें ये सब प्रबंध किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी परंपरा है कि वो सब इन सब का जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब का उस उपलब्ध साधनों में क्या विभाग है, जिसको आजकल आप टैक्सेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं कि हमने वेलफेयर स्टेट प्राप्त कर लिया है। ये तो वेलफेयर स्टेट जो है वो समाज की उस क्रिया के आगे बौनी भी नहीं है। मैंने जब ये खाप पंचायतों पर कुछ पढ़ना शुरू किया था, तब मैंने जाना था कि मतलब कितनी अद्भुत ये सामाजिक क्रियाशीलता है उस दौर में। तो और तीसरा काम है जो अनुशासन भंग करे, जो समाज का अनुशासन भंग करे उसको दंड देना। तो ये आप पाएंगे कि राज्य के पास ये 3 ही चीज़ें हैं हमेशा। राज्य, अगर आप यूरोप में देखें, लॉ गिवर है, टैक्स लगाता है, टैक्स लगाने का उसको अधिकार है, उसके पास उस देश के सभी लोगों के जीवन और संपत्ति का स्वामित्व है। ये अवधारणा राज्य की यूरोप में है। ये सब जगह नहीं है, लेकिन यूरोप में ये अवधारणा है। भारत में इसका कोई सवाल ही नहीं है कि वो समाज किसी के जीवन और संपत्ति पर स्वामित्व दिखाए, लेकिन समाज को ये अधिकार है कि वो किसी से ये कहे कि पंचायत ने, परिषद ने या मंडल ने ये तय किया है कि इसका इतना भाग है, तो तुम्हें उसका उतना भाग देना पड़ेगा। चूँकि वो दंड के मामले में भी एक बहुत ऊंचा काम किया भारतीय समाज ने, और कहा कि दंड आवश्यक नहीं है। अगर आप प्रायश्चित कर लेते हैं, जो घोषित प्रायश्चित है, जो स्वीकृत प्रायश्चित है, जो समाज द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप दंड से बच सकते हैं। तो ये मतलब समाज की इकाइयाँ विशद हैं, भौगोलिक हैं, गांव है, व्यावसायिक हैं। आप किसी भी व्यवसाय को उठा लीजिए, सबकी अपनी पंचायतें हैं, सांप्रदायिक हैं। आप किसी संप्रदाय को देख लीजिए, वो उसके विधि नियम उसके स्तर पर ही बनते हैं, किसी और के स्तर पर नहीं बनते। राजन्य लोगों की जो विधि है वो बनाते हैं, जो आंतरिक विधि है लड़ने के समय की और शांति के समय की, और पंडित लोगों की अपनी विधियां हैं। तो ये जो विधि निर्माण का काम है वो हर स्तर पर, ये तीनों काम बल्कि हर स्तर पर होते हैं, और राज्य के स्तर पर भी होते हैं। ऐसा नहीं, राज्य किसी को ओवरलैप नहीं करता। अगर खनिज है तो खनिज पर कितना टैक्स लगे, कितना कर लगे, ये अधिकार किसी और को नहीं है, राज्य को है। विदेश व्यापार में क्या हो क्या ना हो, ये अधिकार राज्य को है। कोई किसी के अधिकार को नहीं मानता, आचार्य के अधिकार को भी नहीं मानता, पंचायत के अधिकार को भी नहीं मानता, तो उसको दंडित करने का दायित्व तो राजा का है। तो ये मोटे तौर पर मैं बहुत संक्षिप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा अगर उसमें कुछ फिर भी विस्तार हो रहा हो और आपको मैं थका रहा हूँ या आपको उबा रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ इसको विराम देता हूँ, इसको भारतीय सभ्यता को, यूरोपीय सभ्यता, यूरोपीय सिविलाइजेशन सभ्यता के नाम से तो गांधी जी बहुत चिढ़ते थे। किसी ने कहा कि आपकी यूरोपीय सिविलाइजेशन के बारे में आपकी क्या धारणा है, तो उन्होंने कहा कि इट्स ए गुड आइडिया, मतलब उसका मजाक करते हो। अभी भी यूरोप में बहुत लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने उसका उपहास बढ़ाने के लिए ये बात कही थी। तो एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, मेरे पास समय होता तो शायद ज़्यादा विस्तार से कहता, कि यूरोप के बारे में, हमारी यूरोपीय सिविलाइजेशन के बारे में बहुत गलत धारणाएं बन गई हैं, जिनमें से एक धारणा ये है कि वो ग्रीक रैशनैलिटी और क्रिश्चियन बिलीफ की टक्कर से निकला है। इससे ज़्यादा मतलब भ्रामक धारणा कुछ हो नहीं सकती। पहली बात तो ये कि ये जो जूडो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है उसमें और ग्रीक वर्ल्ड व्यू में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। मैं अभी ये जो मेरी धारणा है उसे मैं स्पष्ट करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि दोनों एक जैसे हैं। दूसरी बात, उसका जो आधुनिक प्रमाण है, आप अब तक के जो वैज्ञानिक परंपरा है यूरोपीय सिविलाइजेशन की, सबको उठाकर देख लीजिए। बहुलांश वैज्ञानिक
श्रद्धालु क्रिश्चियन है या श्रद्धालु यहूदी है। ये धारणा बिल्कुल ही निर्मूल धारणा है कि वो जो क्रिश्चियन मान्यताएं हैं उनकी अवज्ञा करके और यूरोपियन रैशनैलिटी, उसने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रिश्चियनिटी ने भी छोड़ी हैं, यूरो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू ने भी छोड़ी हैं, और बहुत सारी चीज़ें यूनानी लोगों ने भी छोड़ी होंगी। वो डाइल्यूशन होता है, वो हमेशा हर समाज में होता रहता है, तो वो डाइल्यूशन हुआ होगा। लेकिन ये दोनों वर्ल्ड व्यू एक जैसे ही हैं, बस इतना अंतर है कि आप राजा की जगह ईश्वर को रख दीजिए या ईश्वर की जगह राजा को रख दीजिए। क्या धारणा है? जूडो क्रिश्चियन धारणा क्या है? जूडो क्रिश्चियन धारणा ये है कि द वर्ल्ड इज़ मटीरियल डिवाइड ऑफ डिविनिटी एंड डिविनिटी इज़ आउटसाइड द वर्ल्ड। ये क्रिश्चियन अवधारणा है। मुख्य बात यही है इसकी समझने की, और उससे आपको पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझ में आ जाएगा कि वो जगत उनके लिए परिधि है, वो जगत के बाहर नहीं देख सकते। उनकी ईश्वर की कल्पना भी वैसी ही है। माने आप देखिए, भारत में ये धारणा है कि धर्म सस्टेन्स द वर्ल्ड, धर्म धारण करता है जगत को। इससे बिल्कुल विपरीत यूरोपीय सिविलाइजेशन की धारणा ये है, पावर सस्टेन्स द वर्ल्ड। और ये जो धर्म की तो कोई वहाँ कोई कल्पना ही नहीं है, लेकिन ईश्वर की कल्पना है। और जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ईश्वर सृष्टि के बाहर है, और जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ये है कि चूँकि सृष्टि के बाहर है, इसलिए वहाँ से वो लॉ बनाता है। मतलब उस लॉ का देश काल से कोई संबंध नहीं है। 10 कमांडमेंट्स तोरा या ओरल तोरा, तो जब आप ओरल तोरा को और 10 कमांडमेंट्स को देखेंगे, मतलब व्यथित होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो कमांडमेंट्स हैं अच्छी हैं, वो बुरी नहीं है। आप अपने पड़ोसी की संपत्ति आदि को मत छीनो, किसी को का मर्डर मत करो, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत मामूली है, बहुत छोटा है। मुख्य बात ये है कि मैं मुख्य बात पर आने से पहले आपको ये बताऊं कि जब मैं ग्रीक सिटी स्टेट के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने क्या पढ़ा। तो ये जब मैं यूनानी दर्शन पढ़ रहा था तो मेरी इच्छा हुई कि उसके समाज के बारे में भी जानना चाहिए और समाज की मान्यताओं के बारे में भी जानना चाहिए। और जब मैंने प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ी तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मेरा मन बहुत क्लांत हुआ, मुझे ग्लानि से भर गया कि इतना निकृष्ट ग्रंथ इतने गौरव को कैसे प्राप्त कर सकता है। आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास समय होता तो मैं निश्चित आपको ये बताता कि आप उसकी धारणाओं को सुनेंगे तो सचमुच ग्लानि से भर उठेंगे। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जो ग्रीक सिटी स्टेट है ये क्या है। तो एक मतलब आज तो वो अपॉलोजेटिक हैं काफ़ी एकेडमिक्स यूरोप के, लेकिन आज से कोई 60-70 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले वो ये कहते थे। गुदरी उनका एक बहुत बड़ा स्कॉलर है ग्रीक का फिलोसफी का, तो वो ये मानते थे कि औसतन ये जो सिटी स्टेट का सिटीज़न है उसके पास 3 या 4 दास होते थे। बाद में उन्होंने कहा कि ये तो 3/4 हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा, इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अभी जो एकेडमिक्स है वो ये मानती है कि नहीं, शायद 40% से ज़्यादा नहीं थे दास वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये दास हैं कौन? मतलब जो धारणा है यूनान की, वो धारणा ये है कि जो एकमात्र पुरुषार्थ है मनुष्य का वो युद्ध लड़ना है, और जो युद्ध में विजित होता है वही पूर्ण मनुष्य है। जो युद्ध करता है वो पूर्ण मनुष्य है, जो युद्ध में विजित होता है वो पूर्ण मनुष्य बना रहता है। जो विजित होता है वो दास है, और जिसने उसको विजित किया है वो उसके यहाँ दास रहेगा। मतलब वो सब ग्रीक ही हैं। अब बहुत लोग, मतलब मैं अपने मित्रों को जानता हूँ कि वो ये विश्वास नहीं करते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रीक लोगों ने ग्रीक लोगों को दास बना लिया हो। जिन्होंने यूरोप का इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब ये अमेरिका खोजा गया और वहाँ
वहाँ काम करने के लिए लोगों को भेजना आवश्यक हुआ, तो इस मॉडर्न पीरियड में यूरोप से जो गए वहाँ वो इंडेंचर्ड, मतलब गोरे लोग जो गए, यूरोपियन जो लोग गए, वो इंडेंचर्ड लेबर की तरह से गए। तो ये हम असल में यूरोप के बहुत ही सुसंस्कृत वर्जन को हम जानते पढ़ते रहते हैं और उन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता जो उसके मूल स्वभाव से निकली हैं। तो ये जो ये अवधारणा है कि हमको अजेय रहना है वरना हम दास हो जाएंगे, ये वहाँ से आई है। और कि पावर सस्टेन्स द वर्ल्ड, ये वहाँ से आई है। तो आप इसकी तुलना ज़रा यूडो क्रिश्चियन उससे कीजिए। मतलब ये रिपब्लिक का वो समय है जब ग्रीक लोग, उससे पहले वो राजा टोटलिटेरियन ही था, लेकिन ये जो रिपब्लिक वाले लोग हैं वो अपनी स्टेट को टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो कहता है कि अगर जो ये विकार है समाज से उसको दूर करना है तो सारी प्रॉपर्टी राज्य के हाथ में दे देनी चाहिए और परिवार की संस्था को ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो धारणा है स्लेवरी की, वो मिडिल पीरियड में जाके सर्फ हुए और मॉडर्न पीरियड में जाके वही वर्कर हुए। और आप देखिए, मतलब इसकी यानी इसका प्रमाण 1970 में जब अमेरिका दुनिया की समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया, दुनिया की सबसे उन्नत जाति बन गया, तो 1970 में ही उन्होंने तय किया कि यहाँ अब मज़दूरों को यहाँ से निकालना, ये जो श्रमिक का काम है उसको ख़त्म करना है। और उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रीज़, पूरी रस्ट बेल्ट ख़त्म हो गई, सारी फैक्ट्रीज़ उन्होंने चीन और बाकी जगह भेज दी। ये जो एक्सप्लेनेशन है कि वहाँ पोल्यूशन हो रहा था, वहाँ यूनियन का माफिया जन्म ले रहा था, ये एलिबीस हैं। मुख्य बात ये है कि अब हम इतने समृद्ध हो गए हैं कि हम अपने आप सब हर नागरिक को सिटीजन कह सकते हैं। और ये मान्यता है ग्रीक के ज़माने की कि जो आदमी प्रोडक्शन में है, जो पूर्ण मनुष्य है, उसका काम युद्ध करना है और पॉलिटिक्स करना है। और ये जो उत्पादन का काम है वो हीन मनुष्य का काम है, और जो करते हैं वो दासवत हैं। आप जरा गांधी जी की और टैगोर की वो बहस उठाकर देख लीजिए जो चरखे पर हुई है। वो लगातार टैगोर ये कह रहे हैं कि ये चरखा तो जड़ बना देगा, जड़ बुद्धि बना देगा। ये भावना वहीं से आई है कि उत्पादन के सारे काम मैकेनिकल हैं। ये मतलब ये धारणा है कि वो मैकेनिकल हैं, और चूंकि वो मैकेनिकल हैं इसलिए वो एक रैशनल आदमी को पतित करते हैं, हीन बनाते हैं, इसलिए उसको प्रोडक्शन से दूर रहना चाहिए। तो ये जब अमेरिका समृद्ध हुआ तो उसने प्रोडक्शन बाहर कर दिया। आज मैं नहीं जानता कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो भी ये जानते होंगे कि यूरोप और अमेरिका में इतना मैकेनाइजेशन हो गया है कि न वहाँ किसान हैं और न वहाँ मजदूर हैं। 1900 में अमेरिका में मैं जब आंकड़े देख रहा था 3 करोड़ लोग खेती में लगे हुए हैं। उससे 100 साल बाद 2000 में 24 लाख लोग खेती में लगे हैं, जिनमें से सिर्फ 3 लाख लोग 90% अन्न का उत्पादन करते हैं, बाकी सब लोग उसके विपणन में हैं। आप समझ लीजिए कि हम भारत के बाद अगर सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड किसी के पास है तो अमेरिका के पास है, और वो खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर है, और उसके यहाँ कोई किसान नहीं है। जो अन्न पैदा हो रहा है वो कॉरपोरेशंस के द्वारा पैदा हो रहा है, मशीनों के द्वारा पैदा हो रहा है। तो किसान ख़त्म, यूरोप में किसान ख़त्म। वो जो 5% हैं उसमें भी, जब मैं फ्रांस में था तो मैंने देखा कि हर तीसरे चौथे दिन ये खबर आ जाती थी कि आज कर्ज न चुकाने के कारण फलाने किसान ने आत्महत्या कर ली। अब वो किसान क्या है, वो एक छोटा सा खेत लिए हुए है, वहाँ ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, और उसने बैंक से कर्जा लिया है और वो कर्जा नहीं चुका पा रहा है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। क्योंकि वहाँ कर्ज चुकाना, आप उससे बच नहीं सकते, हिंदुस्तान में तो बच भी सकते हैं, कोई आपकी पक्ष की सरकार आ गई तो वो कर्ज माफ़ कर देगी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो जब उनकी सभ्यता का उत्कर्ष हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आज का अमेरिका है वो यूनानी सिटी स्टेट का एक्सपेंडेड रूप है, और उसकी सबसे जिसे कहते हैं ना भौंतरा प्रमाण
ग्रीक सिटी स्टेट में सबसे बड़ा कौशल है ऑरेटरी। ये बाइडेन और ट्रंप का जो महात्म्य है वो किससे तय हो रहा था? ऑरेशन से तय हो रहा था कि हम दोनों आकर डिबेट कर लें, पब्लिक डिबेट कर लें। ये पब्लिक डिबेट वहाँ से आई है। आपको दुनिया में ऐसा कहीं और ये देखने को नहीं मिलेगा कि इस तरह से ये निर्णय होते हों कि कौन शासन करने योग्य है, कौन शासन करने योग्य नहीं है। तो हम कई बार जानते हुए भी वो रिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। एक तो उसका ऑरा इतना ज़्यादा है यूरोप का कि हम ये देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और कुछ वो जो वहाँ के एकेडमिक्स है वो पॉलिटिकल ही है। वो आप जो कह रहा है वो ये इस दम्भ के साथ और इस दावे के साथ कह रहा है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन वो सच बिल्कुल नहीं बोल रहा। आप उस 50 साल पहले वहाँ के एकेडमिक्स क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा है, इसकी तुलना करें तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहा है। ये शायद बात में यहाँ कुछ है समय मेरे पास अभी, तो चीन के बारे में आता हूँ। चीन वो सत्य और बल की अभिप्सा करें, माने वो अपने समाज के, उनके समाज में सबसे महत्वपूर्ण सत्य और बल है। और उसके बाद फिर जब इस पर मनन हुआ तो ये कहा गया कि जो बल है वो सत्य की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए उसका महत्व है। निश्चेष अभ्युदय, शास्त्र शस्त्र, ये सब जो अवधारणाएं हैं ये वहाँ से ही निकली है कि जो हमारा जो लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है, वो तो निश्चेष है। लेकिन निश्चेष बिना अगर शरीर में आपकी ताकत नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो अगर आपके समाज में बल नहीं होगा तो आप सत्य की रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। तो जो बल है वो सत्योन्मुख है, सत्य की रक्षा के लिए है। लेकिन दोनों आवश्यक है, अन्योन्याश्रित हैं दोनों। यूरोप की धारणा यह है कि बल ही सत्य है, बल से भिन्न कुछ सत्य नहीं है, इसलिए बल की रक्षा ही। आप देखिए, मतलब इसका बहुत सुकरात का बहुत वर्णन बहुत होता है। सुकरात को युद्ध में जाना पड़ता था और सिटी स्टेट में उसकी गतिविधि नॉमिनल थी, वरना ये संभव नहीं था किसी के लिए कि उसको जहर दे दिया जाता। तो जो मिडिवल पीरियड के बारे में मैं ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहा था कि एक मैनर की मालकिन है, उसको वो जो मैनर मिला है वो डिसेंडेंट होने के कारण मिला है। वो दयालु है बहुत, और वो चाहती है कि जो उसके सर्फ हैं, जो उसके भूदास हैं, वो तरक्की करें, तो उनको पढ़ाना चाहती है। तो कहती है कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो शायद कुछ और काम भी करने लायक हो जाए। तो जब राजा को पता लगता है तो राजाज्ञा जारी होती है कि जो भी सर्फ को पढ़ाने की कोशिश करेगा वो राजदंड का भागी होगा और ये उसको दंड दिया जाएगा, और वो उसको मना कर दिया जाता है कि आप उनको पढ़ा नहीं सकते। तो जो अरिस्टोक्रेसी है वो सभी की स्वामी है, राजा सभी का स्वामी है, और राजा के अधिकार से अरिस्टोक्रेसी सबकी तो स्वामी है। मतलब वो स्वतंत्र रूप से स्वामी नहीं है, लेकिन राजा के अधिकार से सब चीज़ों की स्वामी है। चीन में क्या है? मैंने कहा कि ये जो पूरा विश्व है ये भोग भूमि है, तो चीन भी भोग भूमि है। और चीन में मतलब हमारे यहाँ धारणा है कि मनुष्य विवेकशील है, विवेकवान है। यूरोप में धारणा है कि मनुष्य रैशनल है। चीन की धारणा है कि मनुष्य निष्ठावान है। वो अपने राजा के लिए, अपने एम्परर के लिए, चूँकि उसको वो दैवी संस्था है, अपने एम्परर के लिए मर सकता है, जीवन दे सकता है, तो वो निष्ठावान है। तो चीन सत्य और बल में जो एम्परर है वो वहाँ की धुरी है चीन के समाज की, चीन की मान्यताओं की, लेकिन वो धर्मावतार है, वो धर्मानुकूल होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ बल सत्य के अनुगत है और चीन में धर्म बल के अनुगत है, लेकिन महत्व है उसका बहुत। अब अगर आप पुराने चीन को देखें तो बहुत समानताएं पाएंगे। जैसे अपने यहाँ हर चीज़, हर पेड़ में भी देवता का वास है, पहाड़ में भी देवता का वास है, हर चीज़ में देवता का वास है। और ये हम जब वैशेषिक ने
मैंने व्याख्या करनी शुरू की सृष्टि की, तो हमने उसको भौतिक जगत के रूप में नहीं देखा, अनंत जीव राशि के रूप में देखा। तो हम जगत को जीव राशि के रूप में ही देखते हैं, उसे भिन्न नहीं देखते। तो ये जो चीन की जो अवधारणा है कि राज्य धुरी है, चीन का जो शास्त्रीकरण है वो भी राजधर्म पर आधारित है। मतलब उसने कन्फ्यूशियस एक तरह से स्मृतिकार है वहाँ का। जो हुआंगदी राजाओं ने, जो दिव्य राजा थे, उन्होंने जो कहा वो तो कहीं मिलता नहीं है। उनकी व्याख्या जिन लोगों ने की उनमें सर्वश्रेष्ठ कन्फ्यूशियस है। तो कन्फ्यूशियस ने उनकी कैसे व्याख्या, जैसे याज्ञवल्क्य हैं वो स्मृतिकार हैं, तो उन्होंने स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे ही जो वहाँ का ज्ञान है जो उन राजाओं ने दिया उसका स्मृतिकार कन्फ्यूशियस है। तो एक तो बात ये हुई कि वहाँ ये देव सत्ता और भौतिक जगत, ये दोनों एक दूसरे से घुले मिले हैं। भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो देव सत्ता से परिपूर्ण न हो, और देव सत्ता सभी भौतिक जगत की वस्तुओं की रक्षक है। ये एक मान्यता है, पैरेलल चलती हैं दोनों। और ये मेरे ख्याल से चीन का प्रभाव जहाँ भी रहा है वहाँ सब जगह ये मान्यता है। जापान में ये मान्यता है, कोरिया में ये मान्यता है। भारत में जैसे ब्रह्म की धारणा है वो चीन में नहीं है। चीन में ताओ है। ताओ मतलब रित के समीप कोई धारणा है या धर्म के समीप कोई धारणा है कि ये समाज ताओ से चलता है, उसका धर्म। और वो हमारी तरह वो भी ये मानते हैं कि केवल मनुष्य धर्मशील नहीं है, जगत की सभी चीज़ें धर्मशील हैं। पहाड़ भी धर्मशील है, पहाड़ प्रवृत्ति से धर्मशील है, मनुष्य विचार से धर्मशील है। पहाड़ अगर जीव है तो इसी कारण है कि वो देव सत्ता को से ओतप्रोत है। तो ये मतलब आप समझ लीजिए कि चीन यूरोप और भारत के बीच में कहीं है, लेकिन भारत के निकट है। पर वो कभी ऐसा हुआ शायद 13वीं शताब्दी 1350 में बहुत बड़ा प्लेग वहाँ फैला था यूरोप में, जिसका दंश चीन तक था। और ऐसा माना जाता है, उसको ब्लैक डेथ के नाम से कहा जाता है इतिहास में। तो ऐसा माना जाता है कि यूरोप से लगाकर चीन तक की आधी जनसंख्या ख़त्म हो गई थी उसमें। तो उसके बाद मतलब बहुत ही उसी के कारण ये फिर बेकन वगैरह आए, रेनेसां का जो प्रादुर्भाव हुआ वो उस बड़ी घटना के कारण हुआ, इंक्लूजर्स वगैरह आए। तो चीन शायद उस समय, उससे पहले चीन की एक मान्यता ये है कि ये जो ट्रेड है वो गलत है, और ट्रेड कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती, इसलिए ट्रेड को राजाज्ञा से ट्रेड प्रतिबंधित है। तो जो लोग ये बात याद नहीं रखते उनको ऐसा लगता है कि जो सिल्क ट्रेड थी उसमें चीनियों का हाथ था, चीनियों का हाथ उसमें कभी नहीं था। चीन सिल्क पैदा करते थे, इंटरनल कंजम्पशन के लिए पैदा करते थे और चोरी छिपे उसको निर्यात करते थे। और मेरा ऐसा मानना है कि अरबों के आने से पहले तक वो सारी की सारी सिल्क ट्रेड भारतीय लोगों के हाथ में थी, और भारत की बस्तियाँ थी। वो तो सबको मालूम है कि जो सेंट्रल एशिया है उस तक भारत की बड़ी बस्तियाँ थी, वो सब ट्रेड के लोगों की ही थी। और ये सेंट्रल एशिया तो हिंदू ही था। BBC की डॉक्यूमेंट्री है मार्को पोलो पर। तो जब वो सेंट्रल एशिया में घुसता है तो त्रिशूल गड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा मतलब मज़ा आया कि देख करके वहाँ त्रिशूल कहाँ से पहुँच गया। तो मुझे याद आया कि ये सारा इलाका तो दक्षिण वियतनाम से लेकर और सेंट्रल एशिया तक ये सब हिंदू राजाओं और हिंदू संस्कृतियों से ही एक तरह से प्रभावित इलाका था। तो उसमें त्रिशूल का गड़े होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये ट्रेड से बाहर का प्रभाव आता है। उनको ऐसा लगता है चीनियों को हमेशा से कि ये जो राजा है जो देवत्व का अंश लिए हुए है वो तभी तक ऑर्डर रख सकता है जब तक वो चीन के लोग अपनी परिधि में हैं। इसीलिए ये ग्रेट वॉल वहाँ बनाई। और आप ये समझिए कि इस समय चीन का 55% वो है जो कभी चीन का नहीं था। तो ये सब आया विदेशी लोगों के ज़माने में, मतलब जब मंगोल आए वहाँ शासन में तो मंगोलों ने उसका विस्तार किया, चीनों ने खुद कभी विस्तार नहीं किया। वो भारतीयों की तरह ही था कि हम बाहर जाकर पतित हो जाएंगे, मतलब डिसऑर्डर में पड़ जाएंगे। तो वो
एक परिधि बनाकर चीन हमेशा रहता था। कुछ ऐसा हुआ कि चीन कम्युनिज्म से आविष्ट हो गया और उसने अपनी मूल मान्यताओं को बहुत डाइल्यूट कर दिया। मैं अगले उसमें मैं उससे बहुत संक्षिप्त रखने की कोशिश करूँगा, तो लेकिन मैं बताऊँगा कि चीन ने पिछले 30-40 वर्ष में कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं इस कम्युनिज्म के प्रेताविष्ट होने के कारण। तो ये मोटे तौर पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इन 3 सभ्यताओं के अर्थ हैं। मैं पता नहीं कितना कह पाया, कितना नहीं कह पाया, और मैं अपनी बात को स्पष्ट भी कर पाया नहीं कर पाया मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं न कर पाया हूँ तो आप मुझे क्षमा करेंगे। तो ये दूसरी बात मैं अब लेता हूँ कि ये जो गांधी जी ने कहा कि भारत सेंट्रीपिटल है और यूरोप सेंट्रीफ्यूगल है, और चीन क्या है, चीन कहाँ है। बहुत संक्षेप में मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। भारत की सेंट्रीपिटलिटी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, और जो अब तक भारत के बारे में हमने बातचीत की है उससे ये स्पष्ट है कि भारत सेंट्रीपिटल ही है। वो अपने केंद्र की तरफ झुका रहता है, अपने स्वत्व की रक्षा करता है, आत्मवान होने की कोशिश करता है, विवेकवान होने की कोशिश करता है। यूरोप का इतिहास क्या कहता है, वो अगर समय होता तो मैं अब उसमें जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके बारे में भी बताता है कि उनमें क्या हुआ। लेकिन यूरोप में आप पीछे की बात छोड़ दीजिए, चूँकि ये जो ग्रीक लोग हैं वो युद्ध करते हैं, दूसरों पर आक्रमण करते हैं, और ये जो वॉर बूटी है, ये सब धारणाएं वहीं से निकली हैं। मतलब उनके बच्चों, स्त्रियों, पुरुषों सबको ले आते हैं, दास बनाते हैं, उनको प्रोडक्शन में अपने लगा के रखते हैं। तो लेकिन फिर भी टेरिटोरियल कॉलोनाइजेशन नहीं है। अभी देखिए बल के स्वभाव को देखिए, जो बल केंद्रित दिमाग है, बल केंद्रित मन है, चित्त है, वो भोगवादी इसलिए है कि वो ऐश्वर्य की कामना करता है, और ऐश्वर्य ही भोग है, और ऐश्वर्य के विस्तार के लिए वो सबको अतिक्रांत करता चला जाता है। ये बल के स्वभाव में, मतलब जो केवल बल, जो धर्म आधारित बल है वो अलग है, लेकिन जो बल को ही सत्य मानते हैं उनके स्वभाव में है कि वो ऐश्वर्य की आकांक्षा करें, ऐश्वर्य ही उनका भोग है, और उस ऐश्वर्य के विस्तार के लिए वो सबको अतिक्रांत करते चले जाएं, जिनको जीत लें उनको वो बनाए, दास बनाए। तो ये टेरिटोरियल कॉलोनाइजेशन उस ज़माने में नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी तरह का दास बनाना है वो उस ज़माने में है। इसमें क्या हुआ, ये जो 15वीं शताब्दी के बाद जो हुआ वो क्या है। आप देखेंगे कि पहले टेरिटोरियल कॉलोनाइजेशन है, ये स्पेन के लोग निकले यूरोप से 1498 वगैरह में, कभी उन्होंने एक तरह से एक्सेस बनाई अमेरिका। तब यूरोप दुनिया के भूभाग का 6.7% था और अमेरिका दुनिया के भूभाग का 28% था। जो लोग 6.7% पर रहते हों उनको अगर 28% जितना बड़ा भूभाग मिल जाए, जो सब तरह से संपन्न है, जिसमें एरेबल लैंड बहुत है, खनिज बहुत है, सोना बहुत है, सब कुछ है, सारे प्राकृतिक साधन हैं, वो उनके हाथ में लग जाए तो क्या होगा। तो ये जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है यही असल में उनको गतिशील करने का माध्यम बना। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जब वो उनके कब्ज़े में अमेरिका नहीं गया था तब वो दुनिया की जनसंख्या का 12% थे। उसके बाद अमेरिका उनके हाथ गया, ऑस्ट्रेलिया उनके हाथ गया, न्यूजीलैंड उनके हाथ गया, साइबेरिया उनके हाथ गया, वो दुनिया के 38% हिस्से पर उनका कब्जा हो गया और दुनिया की जनसंख्या में 38% भाग उनका हो गया। मैं जब छोटा था तो बहुत ये सुनता था कि भारत के लोगों की आबादी बहुत है, आबादी बहुत है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया कि यूरोप जब उत्कर्ष के समय पर था तो 12 से 38% हो गया और उसकी ग्लानी उनको कभी नहीं है, और वो उत्कर्ष का ही काल है। अब वो ये कुछ चमत्कार ही लगता है मुझे, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अभी तक, अपने लिए भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 1950 में जब ये जो टेरिटोरियल
टेरिटोरियल और पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुआ तो अचानक कॉलोनीज़ की आबादी बढ़ना शुरू हो गई। और पता नहीं आपका ध्यान इस तरफ गया या नहीं गया, आज से 20-30 बरस पहले भारतीय मूल के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी और आज अकेले भारत की जनसंख्या दुनिया की सभी जातियों में सबसे ज़्यादा है। आप देखिए, मैंने कुछ उसकी गणना की थी, आपको किसी को चाहिए तो वो लेख मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। कोई आज से कोई 20-30 बरस पहले या 40 बरस पहले, तब से तो बहुत डिक्लाइन कर रहा है इसकी जनसंख्या। कुछ दुनिया में 1 अरब 55 करोड़ के करीब ये यूरोपीय मूल के लोग थे। भारत के लोग करीब करीब 1 अरब 30 करोड़ थे। चाइना कहता ये था कि उसके भी 1 अरब 35 करोड़ के करीब लोग हैं और कोई 1 अरब 10 करोड़ लोग अफ्रीका के थे। अफ्रीका बहुत मिसनोमर है, क्योंकि जो नॉर्थ अफ्रीका है वो अफ्रीका है ही नहीं, वो अरब है, वो सारा नॉर्थ अफ्रीका अरब है। इसलिए अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो हमको बहुत सावधान रहकर करनी पड़ती है। आज मैं चाहता था कि अफ्रीका की भी बात करूं, लेकिन मुझे समझ में आया कि इतना समय होगा नहीं कि मैं उसकी भी बात करूं। तो उसके बाद ये कुछ नेचुरल फिनोमेना हुआ कि भारत 30-35 करोड़ से इतने छोटे समय में आगे बढ़कर आज भारत 1 अरब 40 करोड़ है, उससे भी ज़्यादा है। चीन के बारे में लोगों के अनुमान ये हैं, जो उनके एक्सपर्ट हैं, जो चीन के अंदर नहीं है, कि सरकारी आंकड़े गलत हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जनसंख्या 80 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 1 अरब 10 करोड़ तो होगी ही। वो चीन अपने आप को 1 अरब 40 करोड़ बताता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यूरोप की जनसंख्या इस समय काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, उसमें घटी है, और वो 1 अरब 20-25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो ये जो नेचुरल, मतलब जो प्रकृति जो संतुलन पैदा कर रही है दुनिया में, जो परिवर्तन ला रही है, ये तो किसी के करने से नहीं हुआ। भाई सबसे तेज़ी से जनसंख्या अफ्रीका की बढ़ रही है। अफ्रीका के पास तो मेडिकल साधन उतने नहीं है जितने अमेरिका के पास साधन है। तो ये कहना कि जहाँ मेडिकल सुविधाएं हैं वहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, चूँकि मृत्यु दर कम हो रही है, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये सब असल में हमको, मैं जब यूनिवर्सिटी में जा रहा था पढ़ने के लिए, तो मेरे पिताजी ने एक ही शिक्षा दी थी मुझे कि बेटे जो तुमको पढ़ाया जाए उसको आँख मूंद के मत मान लेना, उसकी परीक्षा करना, अपने मन से सोचना कि वो सही है कि नहीं सही है। ये बात मुझे अपने पूरे जीवन काम आई है। तो ये असल में 3 खंड हैं यूरोप के, जिसमें पहला है टेरिटोरियल कॉलोनाइजेशन का, जिसमें उसको दुनिया की 38% ज़मीन मिल गई और उसने अपने लोगों को वहाँ बसाना शुरू किया और उसकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। दूसरा पीरियड है जिसका मेरे ख्याल से जिसका जो मुख्य पॉइंट है वो 1800 के आसपास है, पॉलिटिकल डोमिनेशन, कि दुनिया में टेरिटोरियल कॉलोनाइजेशन तो उनका स्थिर हो गया, लेकिन पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ने लगा। तो चीन पर उनका मतलब 1800 के आसपास ये अफीम युद्ध के बाद उनका डोमिनेशन हो गया था। तो वो पॉलिटिकल डोमिनेशन है। आप देखेंगे कि 1900 के आसपास आकर उनको ये लगने लगा कि अब तो पॉलिटिकल डोमिनेशन की भी गुंजाइश नहीं है, जो होना था वो हो गया। तो ये बात उठनी शुरू हो गई कि ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन पर है। लेकिन संयोग से ये हुआ कि ठीक 1900 से कुछ 5-7 बरस पहले ये बिजली का बल्ब आविष्कृत हुआ, बिजली आविष्कृत हुई, मोटर इंजन सामने आया और एक तरह से मैकेनाइजेशन की शुरुआत हुई। उससे पहले का जो मैकेनाइजेशन है वो मैकेनाइजेशन है नहीं। भाप के इंजन से जो प्रक्रियाएं हैं वो मशीन नहीं है, मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकल जो कॉलोनाइजेशन है वो 1900 के बाद शुरू होता है और 20वीं सदी एक तरह से टेक्नोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन की सदी है। और ये है क्या, मतलब हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि जो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी है वो टाइम स्पेस को कॉलोनाइज करने के अलावा कुछ नहीं है। उसमें जीवन की कोई गुणवत्ता नहीं बढ़ती। मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि पिछले 200 बरस में आप ये देखने की कोशिश कीजिए
कि उपलब्धि क्या है, उत्कृष्टता क्या है। तो एक बलतंत्र यूरोप ने ज़रूर बनाया, मतलब ऐसे सामरिक हथियार बना लिए जिनकी सिर्फ कल्पना रामायण महाभारत में है, लेकिन वो वास्तव में कभी रहे होंगे हम नहीं कह सकते। ऐसे हथियार बना लिए, तो ये एक बलतंत्र या परिवहन के साधन बना लिए, या मतलब इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें बना ली जिनका जीवन की गुणवत्ता से उतना मतलब नहीं है जितना एक बलतंत्र खड़ा करने से है। और ये बहुत मारक भी है। मतलब आप चीन में इतने कैमरे लगे हैं कि हर आदमी आधे घंटे के बीच में क्या कर रहा है ये चीन की सरकार को पता होता है। तो ये उसकी क्षमता है। उसकी क्षमता ये है कि जितने हथियार बना लिए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मतलब ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये देखने की बात है कि नियंत्रण, दुनिया पर नियंत्रण का ये जो सुख सुविधाएं हैं ये मामूली हैं, और जो इसके दुष्परिणाम हैं वो बहुत बड़े हैं। तो ये जो स्पेस टाइम का कॉलोनाइजेशन है, उस कॉलोनाइजेशन ने टेरिटोरियल कॉलोनाइजेशन को और पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन की ज़रूरत कम कर डॉलर वहाँ निवेश हुआ है। ये छोटी रकम नहीं है। और ये 6 करोड़ ये जो 6 लाख कंपनियां हैं ये भी कोई छोटी संख्या नहीं है। करीब उसमें 1.5 लाख के करीब मूल कंपनियां हैं, बाकी एंसिलरी हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में है। तो उन्होंने एक तरह से जो काम अफीम ने किया था किसी ज़माने में, वो काम इन्होंने कर दिया कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब चीन में, जो मैं पढ़ रहा था चीन के बारे में, तो ये था कि अगर वही वस्तु कोई चीनी कंपनी बना रही हो तो चीनी लोग उसे नहीं खरीदेंगे। जब तक कोई अमेरिकी कंपनी न बना रही हो उनके अपने देश में, तब तक वो उनके लिए वो गुणवत्ता की चीज़ नहीं है। तो उन्होंने अपने प्रतिभावान लोगों को यूरोप की नकल में लगा दिया, और ये एक तरह का डिक्लाइन। दूसरा, जब ये हू जिंताओ आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमको बहुत जल्दी अमेरिका जितना समृद्ध होना है। तो ये समृद्धि क्या होती है, तो हमारे यहाँ कोई गरीब आदमी नहीं रहना चाहिए। तो गरीब आदमी कहाँ रहते हैं? आप चीन को अगर आप देखें तो केरल की तरह है। चीन का कुछ अधिकांश चीन पहाड़ है और दुर्गम पहाड़ है। एक तटवर्ती इलाका है कोई 400 किलोमीटर का, जिसमें अब तो करीब 90% जनसंख्या उसमें बसी हुई है, 90 या 95% बसी हुई है। तो हू जिंताओ ने कहा कि ये जो पहाड़ पे रहते हैं वो गरीब लोग हैं, वहाँ साधन नहीं है, वहाँ की खेती उनको अमीर नहीं बना सकती, तो उन सबको शिफ्ट कर दिया यहाँ लाकर। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी मूर्खता है कि आप पूरी जनसंख्या को अमेरिका के मिसाइल की जद में ले आ रहे हैं। अमेरिका के लिए चीन को ख़त्म करना आसान नहीं था, आज वो है। शी ने क्या किया, उनकी एक मान्यता है सिविलाइजेशन चीन की कि ट्रेड गलत है, और उन्होंने कभी दुनिया को हैंडल नहीं किया चीन ने। इसने शी ने BRI बनाई, शुरू में कहा कि $1 ट्रिलियन उसमें पड़ेंगे, शायद 1 ट्रिलियन पड़ भी गए हो, क्योंकि उसे हैंडल करना नहीं आता। चीन को हैंडल करना, वो दुनिया को जानता नहीं है, चीन को हैंडल करना नहीं आता, इसलिए वो BRI तब $1 ट्रिलियन समाप्त। तो मतलब ये जो प्रेताविष्ट, मतलब ये अरब लोग, इस्लाम ने उनको प्रेताविष्ट किया, तो अरबों का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। और चीन को कम्युनिज्म ने प्रेताविष्ट किया है। और चीन ने, मतलब माओ ने एक समय ये कहा था, अब इसकी एक पुस्तक है द अनटोल्ड स्टोरी जंग की, कभी पढ़िएगा, वो बहुत रोचक किताब है। तो जब ये सत्ता में आया माओ, तो उसने कहा अब राजधानी में बीजिंग आकर कि जितनी भी पुरानी इमारतें सब ध्वस्त कर दो, हमको चीन के प्राचीन, मतलब चीन के अब तक के इतिहास से कुछ नहीं चाहिए। ये जो पावर की भूख है, ये आदमी को क्या बना देती है, ये इसका एक उदाहरण है। बहुत हो गया ना, तो मैं आज समाप्त करता हूँ, और आप सबसे क्षमा प्रार्थना सहित समाप्त करता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मैं कितनी संगत बातें कही हैं, कितनी नहीं कही। और भारत के बारे में मैं कह चुका हूँ कि दुनिया के सभी जातियाँ अपने स्वभाव और अपने संस्कार से अपने में ही हैं।
वो ये जो ऊपर का प्रभाव है, ये ऊपर का मुलम्मा ही है, उतर जाएगा, हमसे भी उतर जाएगा। और शायद हम अभी भी वो जो इलाहाबाद के बारे में कहा जाता था ना कि वहाँ जो जजेस थे वो जब अदालत में जाते थे तो वो जो अभद्र वस्त्र है वही पहन के जाते थे, और जो घर में आते थे तो वो बाहर ही उन वस्त्रों को घर में नहीं ला सकते थे, वो तो उनको उतार देते थे आंगन में, और तब वो अपने वेष्टी वगैरह पहन के घर में आते थे। तो फिर हमारी भी हालत है कि हम स्वभाव संस्कार से भारतीय ही हैं, लेकिन हमारा तंत्र भारतीय नहीं हो पाया, हो जाएगा, मतलब ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार।